हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी मीडियम क्लास में जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 13 का पादप हार्मोन में से दूसरा हार्मोन है, जो कि एक प्रकार का वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज का जो इशू है वो जापान से संबंधित है। जापान में सबसे पहले होरी नाम के वैज्ञानिकों ने देखा कि धान के कुछ पौधे जिनमें एक कवक जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई का संक्रमण हो गया है, तो उसमें इस कवक के प्रभाव से इन पौधों में लंबाई तो बहुत अधिक हो गई है, तना पतला हो गया है, परंतु इनमें पुष्पन की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पौधों में लंबाई के साथ साथ पुष्पन की क्रिया भी शुरू होने लगती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं देखा गया। इसलिए ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया शुरू नहीं होती है लेकिन लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसको वैज्ञानिकों ने बैकने रोग कहा जापानी भाषा में। इसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है मूर्ख नवोद्भिद। क्या अर्थ होता है? मूर्ख नवोद्भिद। ठीक है। ऐसे पौधे जो मूर्ख नवोद्भिद या बैकने रोग से ग्रसित होते हैं, उनमें लंबाई तो अत्यधिक होती है, तना लंबा होता है, तना पतला होता है, लेकिन पुष्पन क्रिया अनुपस्थित होती है। ठीक है। कारण जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई का संक्रमण। फिर कुरोसावा नाम के वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि हम इस कवक का छिड़काव किसी दूसरे पौधे पर भी कर दें तो उसमें भी इसी रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे वैज्ञानिक आए याबुता और सुमुकी। उन्होंने इस पदार्थ को, जो कि इस रोग के लिए उत्तरदायी है, बैगनिक रोग के लिए उत्तरदायी है, उसका शुद्ध रूप में क्रिस्टलीकरण किया और उसे नाम दिया जिब्रेलिन। क्या नाम दिया? जिब्रेलिन, जो वास्तव में लगभग 100 प्रकार का होता है, जैसे GA1, GA2, GA3, ऐसे 100 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो GA3 होता है। जिब्रेलिन नाम क्यों देते हैं कि इसमें एक गिबेन नाम की वलय होती है और इसके अंदर लगभग 19 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इस एक सामान्य जिब्रेलिन अम्ल का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र, वो G19S24O6 होता है। ठीक है। रासायनिक रूप से यह एक अध्रुवीय पदार्थ है और यह प्राय प्रकाश से अप्रभावित रहता है। मतलब इस पौधे पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि हमने पहले देखा कि ऑक्सीजन के कारण पौधों में प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन का निर्माण या संश्लेषण है वो प्रकाशित भाग में होता है, लेकिन संचय जो है वो अप्रकाशित या अदीप्त भाग में होता है। रासायनिक रूप से ये जिब्रेलिन है वो टर्पेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्पेन्स कहलाते हैं। आइए इनके कार्य के प्रभाव और उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला उपयोग है बोल्टकरण। कुछ पौधे जो रोजेट स्वभाव वाले होते हैं, बौने स्वभाव के होते हैं, जिनकी पर्व जो है वो छोटी होती हैं, उनमें पर्व के धीरगन को प्रेरित करने के लिए, मतलब उनके तने की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उन पर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव या स्प्रे करते हैं, तो वो अचानक से लंबे हो जाते हैं। यह प्रभाव बोल्टकरण या बोल्टिंग कहलाता है। दूसरा है बीजांकुरण। ये प्राय बीजांकुरण को प्रेरित करते हैं, ऐसा इनकी उपस्थिति में जो है बीजांकुरण की जो संभावना है बढ़ जाती है। कैसे होता है कि जब भ्रूणीय अवस्था में पौधों में काफ़ी मात्रा में संचय पदार्थ भ्रूणपोष में इकट्ठे रहते हैं, तो जैसे ही उनको जल प्राप्त होता है, वो पानी की उपस्थिति में जिब्रेलिन हार्मोन का संश्लेषण शुरू कर देते हैं। उनमें जिब्रेलिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और फिर वह जिब्रेलिन एल्यूरिन नाम की परत में विषित होकर के एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और राइबोन्यूक्लियेज जैसे एंजाइमों की संश्लेषण क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है। जिसके कारण क्या है, वो जो भ्रूण है वो तेज़ी से अपने संचित भोजन का उपयोग करने लगता है और उसके आकार में वृद्धि होती है और उसमें जल्दी से अंकुरण क्रिया शुरू होती है और प्रांकुर और मूलांकुर उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है भैया। तो बीजांकुरण को प्रेरित करने में यह हार्मोन सहायक है। नेक्स्ट है ये प्रसुप्ति को भंग करता है। अर्थात पौधों में बताया इसे जब ये बीजांकुरण को प्रारंभ करेगा तो पौधे की जो प्रसुप्ति अवस्था होती है, विश्राम अवस्था होती है, वो नष्ट हो जाती है और उनमें अंकुरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, ये कुछ पौधों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। सामान्यतः कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शीत उपचार और दीप्तकालता के कारण ही पुष्पन क्रिया शुरू हो पाती है। शीत उपचार का मतलब है कि पौधों को जब तक 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का अति निम्न ताप ना मिले
तो उनमें पुष्पन क्रिया शुरू नहीं होती है। इसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के प्रकाश और अंधकार की आवश्यकता होती है। दोनों का उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दीप्तकाल तक अर्थ है कि दिन के समय का एक निश्चित भाग अगर पौधों को ना मिले या प्रकाश ना मिले तो पौधों में पुष्पन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। तो ऐसे पौधे जिनमें इन दोनों के बिना शीत उपचार और दीप्तकाल के कारण ही पुष्पन होता है, उनमें अगर जिबरेलिन का स्प्रे कर दिया जाए तो उन्हें फिर शीत उपचार या दीप्तकाल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें बिना दीप्तकाल उपचार के ही उनमें पुष्पन क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए इसको शीत उपचार और दीप्तकाल का प्रतिस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनिषेक फलन। अनिषेक जैसा कि सबसे स्पष्ट है कि ऐसे पौधे जिनमें अंडाशय से फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाए उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। और यह अनिषेक फल के निर्माण में ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा हार्मोन है, अर्थात ऑक्सीजन की तुलना में ये ज़्यादा प्रभावी होता है और इसीलिए पादप संवर्धन में इसका उपयोग अधिक करते हैं। इसलिए जो पौधे जिनमें बीज होता है, सेब, टमाटर, नाशपाती, ऐसा जिसमें गुठली या बीज पाए जाते हैं, उनमें ये बड़ा ही उपयोगी है। अर्थात ऐसे फल बनाने में हेल्प करता है जो कि बीज रहित होते हैं। आप पढ़ चुके हैं पहले से कि जो फल अनिषेक फल से बनते हैं, अर्थात बिना निषेचन के बनते हैं, उनमें बीज का निर्माण नहीं होता। तो इसी प्रकार सेब, टमाटर और नाशपाती का उत्पादन बीज रहित अवस्था में भी किया जा सकता है। कब? जब अंडाशय पर हम जिबरेलिन हार्मोन का स्प्रे करते। तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा है, आप ध्यान से सुनिए, इसको 2 बार देखिए वीडियो को, और आपको मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली बार हम नया टॉपिक लेके आएंगे साइटोकाइनिन। तब तक आप इसको देखिए। नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, थैंक यू।